चलिए आप लोग आ गए, स्टार्ट करते हैं, लेट करने से कोई फायदा नहीं है। तो तो मेरी आवाज तो जा ही रही होगी। हाँ, कैसा जूम है सर थोड़ा? जूम है। यस सर। अच्छा, अब सही है, अब ठीक है। चलो, तो सबसे पहले आप सबका तो स्वागत है, और उनका खास करके जो आपको गाइड करने के लिए आया है, क्योंकि सीएमआई को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस है। एक तो प्रिपरेशन कैसे करें, दूसरा आप फीस स्ट्रक्चर को देख करके डर जाते हैं कि नहीं ये तो हमारे लिए है ही नहीं, हम वहां पर पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि फी 2.5 लाख पर सेमेस्टर है। इसलिए आप वहाँ इस चीज से आप डर जाते हो, ठीक है। तो आप क्वेश्चंस पूछो इनसे, जो सीएमआई में अभी प्रेजेंट टाइम में पढ़ रहे हैं वो भी है, जो इस बार सीएमआई से प्लेसमेंट ले लिए हैं वो भी है, और जो सीएमआई की इस बार प्रिपरेशन करके सीएमआई एंट्रेंस एग्जाम क्रैक किए हैं वो भी है। तो ये हर कोई आपको गाइड करेंगे, माने ये जो भी ये सब है ये आपको गाइड करेंगे, और आपके हर एक क्वेश्चंस का ये जवाब देंगे। इससे आपको काफी कुछ सीखने के लिए मिलेगा, आपके क्वेश्चंस का सटीक जवाब मिल जाएगा। और आप इसके लिए भी सोच सकते हैं, क्योंकि आपको भी मालूम है कि जो आने वाला फ्यूचर है या जो अभी प्रेजेंट है वो डेटा साइंस को लेकर के है। सब डेटा साइंस के फील्ड में स्विच करना चाहता है। आपको उतना नहीं मालूम होगा, मेरे पास कॉल वगैरह आते रहते हैं वैसे भी बंदे का जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं किसी ना किसी फील्ड में, और वो डेटा साइंस के फील्ड में स्विच करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि यदि मैं डेटा साइंस के फील्ड में स्विच नहीं किया, अपने आप को अभी से मैं प्रिपेयर नहीं किया, तो मुझे फायर कर दिया जाएगा। उनके मन में ये डर बैठ गया है, जो कि सही भी है। मेरे भी बहुत सारे जान पहचान वाले जॉब करते हैं, वो भी इसी की बात करते हैं कि डेटा साइंस का ही आने वाले समय में क्रेज है और इन्हीं को जॉब मिलेगी। चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, उनको डेटा साइंस के बारे में नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि दुनिया रोबोटिक होने वाली है, बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक होने वाली है। और आप इसके क्या होता है, मीन्स आप इसी फेज में हो, ठीक है ना। आपके मीन्स ये आपका ही समय है, ये आपका ही दौर है। तो यदि आप इस सब्जेक्ट से जुड़े हैं, आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं या मैथमेटिक्स ही पढ़ रहे हैं, फिर भी आप स्टैटिस्टिक्स फील्ड में आना चाहते हैं, दैट मीन्स कि आप डेटा साइंस के फील्ड में आना चाहते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग ये आपका डिसीजन बहुत ही अच्छा डिसीजन है, बहुत ही अच्छा डिसीजन है। क्योंकि ये आपको आभास और अच्छे अच्छे से तब होगा जब आप 2027 में इंटर करोगे, 2028 2030 में इंटर करोगे, तब आपको इसका अच्छे से आभास होगा, और आप अपने आप को थैंक्स बोलोगे कि अच्छा हुआ कि मैं अपना डिसीजन बदल के इस फील्ड में आ गया, डेटा साइंस के फील्ड में आ गया। और सीएमआई एकमात्र ऐसा कॉलेज है प्रेजेंट टाइम में, सीएमआई के अलावा ट्रिपल आईटी भी है, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा इसके बारे में बतला देता हूँ। डेटा साइंस में आप मास्टर्स 2 एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके कर सकते हैं। एक है आपका आईआईटी जैम, यदि आप आईआईटी जैम क्रैक करते हैं तो एनआईटी अरुणाचल प्रदेश ने इस बार डेटा साइंस में कोर्स स्टार्ट किया है, जैम के थ्रू उसका काउंसलिंग होता है और सीसीएमएन कहलाता है, ठीक है ना। और इसके बाद ट्रिपल आईटी ने डेटा साइंस का कोर्स स्टार्ट किया है। तो इनका कोर्स अभी रिसेंट का है, माने बहुत पुराना कोर्स नहीं है, किसी का 1 साल कोर्स पुराना है, किसी का 2 साल कोर्स पुराना है, यही ज्यादा से ज्यादा है। सीएमआई कोर्स 2018 में स्टार्ट किया था पहली बार डेटा साइंस का, 2018-19 में उसने, यानी उसका फर्स्ट बैच 2018 में आया था। तो उस समय भी फीस 2 लाख ही था, लेकिन वो बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप देता था, क्योंकि उस समय तक उतना प्लेसमेंट का उसको भी आइडिया नहीं था, क्योंकि सीएमआई एक्चुअली जो कॉलेज है ना वो रिसर्च ओरिएंटेड कॉलेज है, प्लेसमेंट ओरिएंटेड नहीं है। वो बीएससी वालों को प्लेसमेंट में बैठने तक नहीं देता है। अभी भी जब प्लेसमेंट होता है सीएमआई के लिए, जो कंपनी जाती है उसमें बीएससी वाले बच्चे नहीं बैठ सकते हैं,
उनको वो बैठने ही नहीं देता है, क्योंकि वो जो पैसा मीन जो सीएमआई में पढ़ते हैं उनको वो सीएमआई पैसा देता है, स्टाइफन देता है या स्कॉलरशिप कह लो। तो उसका है कि आप रिसर्च के फील्ड में जाओ, मैं आप पर पैसा रिसर्च के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं, ना कि आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जाओ। लेकिन जो आपका फील्ड है, जो सीएमआई डेटा साइंस का है, वो कोर्स वहां पर उससे यानी इस कोर्स के लिए वो आपसे पैसा लेता है, फीस लेता है। और जो कंपनी आती है ना, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही आती है। आईआईटी में क्या है, कंपनी सबके लिए आती है, बीटेक वालों के साथ आपका कंपटीशन है। सीएमआई में क्या है कि आपका कंपटीशन केवल खुद के साथ है, बाकी कोई दूसरा है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप ही हो। तो स्टार्टिंग में बड़ी स्ट्रगल का फेज रहा। एक मेरा खुद का जान पहचान का दोस्त गया था, जो मेरा कलीग था, जो साथ में जॉब करते थे हम लोग टीचिंग फील्ड में ही। तो उन्होंने सीएमआई दिया और वो फर्स्ट बैच में वही थे, और काफी स्ट्रगल रहा उन लोगों का बैच का। उन लोग काफी खुद से कंपनी को सर्च किए, कैसे कंपनी को बनाना है, कैसे प्लेसमेंट सेल बनाना है, वो स्ट्रगल का फेज था। फिर 2019 वाला बैच आया, 19-21 वाला बैच आया, इन्होंने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन किया, तो इनका थोड़ा सा प्लेसमेंट बेहतर हुआ। यानी 2020 में 2021 में उतना प्लेसमेंट बेहतर नहीं था जितना कि अभी प्रेजेंट टाइम में। तो अभी प्रेजेंट टाइम में इनका प्लेसमेंट बहुत ही बेहतरीन है। उस समय एवरेज पैकेज 10 से 12 लाख ही था, और साथ में 100% प्लेसमेंट भी नहीं था, और कंपनी ही नहीं थी। कंपनी बुलाना कैसे, कैसे कंपनी से कांटेक्ट करना है, कैसे उनको प्लेसमेंट के लिए राजी करना है, कैसे उनको बतलाना है कि हमारा कोर्स बेहतर है। तो एक्चुअली सीएमआई अपने आप में एक बेहतरीन कॉलेज है, उसका रेपुटेशन, उसका इमेज देश दुनिया में काफी अच्छा है। जैसे कि आईएसआई का आप जानते हो ना, वैसा ही स्थान सीएमआई का है। जैसे कि आईएसआई से बच्चे मीन्स स्टूडेंट्स पढ़ करके फॉरेन में इजीली पीएचडी में एडमिशन ले लेते हैं, सेम सीएमआई का है। सीएमआई से स्टूडेंट्स पढ़ करके इजीली स्टूडेंट्स फॉरेन के टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले लेते हैं। वो इतना बेहतरीन कॉलेज है। किसी भी आप प्रोफेसर से आईआईटी के पूछो कि मैं सीएमआई में जाऊं कि आईआईटी में एडमिशन लूं, तो प्रोफेसर बिना सोचे कहेंगे कि तुम सीएमआई में जाओ, बिना सोचे कहेंगे। आपको ना आप किसी भी कॉलेज में चले जाइए, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या कोई भी यूनिवर्सिटी जो, या एनआईटी में ही आप चले जाइए, एक भी सीएमआई से पढ़ा हुआ स्टूडेंट्स या बंदा प्रोफेसर नहीं मिलेगा। सीएमआई से पढ़ा हुआ जो भी सीएमआई से पढ़ाई करता है वो प्रोफेसर या तो आईआईटी में बनता है या इससे ऊपर वाले कॉलेजेस में बनता है, इसके नीचे वो लोग नहीं आते हैं। सेम आईएसआई का, आईएसआई से जो स्टूडेंट्स पढ़ लेते हैं वो एनआईटी वगैरह में रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस होगा कि वो प्रोफेसर के लिए माने प्रोफेसर बनेगा। यदि गलती से चला भी गया ना, तो वहां 2-3-4 महीने 6 महीने से ज्यादा वो नहीं टिकेगा, वो फिर वो आईआईटी में स्विच हो जाएगा, या इससे जो टॉप कॉलेजेज है वो उसमें वो लोग स्विच हो जाते हैं, वहां पर चले जाते हैं। तो समझ सकते हैं कि ये इतना बेहतरीन कॉलेज है। एक टीआईएफआर भी है, ठीक है ना, ये भी अच्छा कॉलेज है, लेकिन ये अभी मैथमेटिक्स और फिजिक्स के फील्ड में, स्टैटिस्टिक्स के फील्ड में शायद आने वाले टाइम में होगा, ठीक है ना, आज नहीं तो कल होने ही वाला है। तभी प्रेजेंट टाइम में सीएमआई डेटा साइंस का है। जो स्थिति 2019 की थी, 20 की थी, 21 की थी, वो स्थिति 2024-25 की नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा बेहतर हो गया है। और एवरेज पैकेज 20 लाख प्लस है। एवरेज पैकेज वहां का 20 लाख के आसपास है, प्लस मत को एक रेंज ले लो, 20 लाख के आसपास है। और 100% प्लेसमेंट है, 100% प्लेसमेंट है। भले फीस ज्यादा ले रहा है, लेकिन फीस भी वो काफी छोड़ता है काफी स्टूडेंट्स का। उसका क्या क्राइटेरिया है ये लोग बतलाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग क्वेश्चंस करो, और एक एक क्वेश्चंस को आप पूछो और अच्छे से पूछो, ताकि ये लोग आपके क्वेश्चंस का अच्छे से जवाब दे पाए। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने माइक को ऑन करो, कोई एक सिंगल बंदा 1 by 1 क्वेश्चंस पूछो, और आप चैट बॉक्स में भी क्वेश्चंस मीन्स डाल सकते हो, जिसको हम लोग बोलेंगे और ये लोग माइक से बोलेंगे। ये नहीं कि आप चैट में रिप्लाई देना, आप चैट में रिप्लाई मत देना, क्योंकि वहां कोई पढ़ेगा नहीं, ठीक है ना। तो आप लोग उसको बोलना, ठीक है ना। जैसे कि आपके कोई आपके लाइक क्वेश्चन चैट बॉक्स में मिले, तो जैसे ही किसी का क्वेश्चन आंसर आपका समाप्त होगा, आप माइक को मीन्स अनम्यूट करके उस क्वेश्चन को बतला देना, किसी स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन पूछा है और इसका यह रिप्लाई है। तो ये सुनने में भी वो इनको कनेक्ट करेगा, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग स्टार्ट करो, चलो।
हेलो। हाँ, आपकी आवाज आ रही है। मैं करंट स्टूडेंट से पूछना चाहता हूँ कि जब मैंने प्लेसमेंट डेटा, इंटर्नशिप डेटा वेबसाइट पे देखा तो वो शायद सीएमआई के सारे स्टूडेंट्स के सारे कोर्सेज का था। तो प्लीज़ लाइक डेटा साइंस के कोर्स का इंटर्नशिप की लाइक हाईएस्ट या फिर एवरेज पैकेज एंड लाइक इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट का बता दो, एंड प्रोमिनेंट रिक्रूटर्स जो भी आते हैं वो बता दो। हाँ, तो जो सीएमआई में पढ़ रहा है वो बतलाओ जी। एक तो किरणमय है और एक आ, अथी- आ, हाँ, आपकी आवाज स्लो है, थोड़ा माइक को पास करके बोलो। हेलो। हाँ। तो जो इसमें डेटा लिखा हुआ है उसमें ये बात नहीं है कि सारे कोर्सेज मिला के हैं, दो ही कोर्सेज का प्लेसमेंट होता है। एक है एमएससी सीएस का और एक और होता है एमएससी डीएस का। तो उसमें अभी तक इस साल का आया नहीं है, लेकिन ओरिएंटेशन में जो लोग होंगे उनको पता होगा कि हमारे सीनियर्स का एवरेज रिलीज हुआ है 16 lakhs, और हाईएस्ट और मेरी सीनियर जो है वो ज्यादा अच्छे से वो डेटा बता पाएंगे। लेकिन इंटर्नशिप का ये है कि इंटर्नशिप के लिए जेपीएमसी आता है, उनका होता है 1,75,000 पर मंथ, और उनका इंटर्नशिप ऑलमोस्ट 1.5 months का होता है। और एक एक्सेंचर है, उनका होता है 1,20,000। और बाकी दूसरे कंपनीज भी आती है, हर साल अलग अलग कंपनीज आती है, इसीलिए ये नहीं कह सकते कि इंटर्नशिप का क्या एवरेज जा रहा है, क्योंकि उसका ज्यादा क्लियर डेटा कहीं नहीं दिया होता है। वो बस प्लेसमेंट कमेटी को अच्छे से पता होगा। और जो प्लेसमेंट का स्टैटिस्टिक्स वेबसाइट में दिया हुआ है वो आई थिंक बस डीएस का ही है। कि कैसे कोई बच्चा जैसे बैचलर से आता है, वो मास्टर्स के एक साल में ही इतना स्किलफुल हो जाता है कि कंपनीज इतना स्टाइपेंड देती है, तो करिकुलम में ऐसा क्या है? नहीं, बस करिकुलम के अलावा भी अपना स्किल आपको बढ़ाते जाना पड़ेगा। जैसे हर कोई जेपीएमसी में नहीं जा सकता, उनका स्किल सेट अलग टाइप का होता है। उनका मेन फोकस स्टैट्स के ओर होता है, प्लस उनका कोडिंग भी अच्छा होना चाहिए, प्लस दूसरे अलग अलग चीजें जो अपने से पढ़ाना है, प्लस जितने भी प्रीरिक्विजिट होते हैं वो मेनली हमारे कोर्स में कवर किया जाता है। जैसे पाइथन जो है वो ऑलमोस्ट हर एक कंपनी देखता है कि पाइथन स्किल होना ही चाहिए। फिर एसक्यूएल हुआ, फिर उसके अलावा दूसरे जैसे लीनियर अलजेब्रा वो भी बहुत जरूरी होता है एमएल और डीप लर्निंग में। बाकी दूसरे बहुत सारे छोटे छोटे कोर्सेस हैं जिनसे आपको बेस पता चलेगा, और उससे उससे रिलेटेड और अगर पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। लेकिन हाँ, इस कोर्स में ये भी है कि अपना भी ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। प्रोफेसर अच्छे हैं, वो लोग टाइम देंगे, वो लोग तुम्हें गाइड करेंगे कि और क्या क्या करोगे कि और अच्छा हो। गाइडेड प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि फाइनल ईयर में ले सकते हैं, जिसमें तुम अलग टाइप का गाइडेड प्रोजेक्ट में तुम किसी भी प्रोफेसर के अंडर कोई प्रोजेक्ट कर सकते हो। फिर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट होता है, वो भी किसी भी कंपनी के अंडर तुम इंटर्नशिप के टाइप का करते हो, लेकिन वो पूरे सेमेस्टर तुम कर सकते हो और उसका मार्क्स मिलेगा तुम्हें। और फिर जो इंटर्नशिप हुआ वो अभी हम लोग का 3 महीने का वेकेशन टाइप का है, उसमें होता है। तो अगर तुम कह रहे हो कि स्किल सेट कैसे बढ़ सकता है बीएससी से एमएससी में आने के जस्ट एक सेमेस्टर में, तो वो अपने एफर्ट से होगा। अपने सीनियर से पूछ सकते हो कि क्या क्या एक्स्ट्रा पढ़ने पे अपने जितने भी पीयर्स है उससे बेटर कर सकते हो। क्योंकि सीएमआई में हम ये नहीं कर सकते कि तुम किसी कॉलेज से टॉपर हो तो तुम वहां भी टॉपर होगे, क्योंकि हर एक अच्छे कॉलेज के टॉपर ही सीएमआई में आते हैं। तो तुम एवरेज भी अगर हो तो सही हो, लेकिन अपना एफर्ट देना जरूरी है। ओके, थैंक यू। हेलो। हेलो।
एक्चुअली हेलो। मेरा हेलो। हाँ, वेट, मैं सुहेल का एक उसने जो पूछा था पहले अच्छा इंटर्नशिप के बारे में। तो मतलब ऐसा है कि इंटर्नशिप में ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हम लोग, क्योंकि मतलब सबका बड़ी कंपनी में नहीं होती है। 5-6 ही बड़ी कंपनी आती है जो इंटर्नशिप के लिए ले जाती है, बाकी सब नॉर्मल्स कंपनी है या फिर स्टार्टअप्स है। ठीक है, तो और फिर गाइडेड प्रोजेक्ट्स भी होंगे बहुत सारे। तो इंटर्नशिप के लिए उतना एवरेज सैलरी या फिर कोई एक्सपेक्टेशन ना रखना ही अच्छा है, पर इंटर्नशिप अच्छे होते हैं बहुत ही। जो कि हमारा मतलब अभी इंडस्ट्री लेवल में बहुत मतलब हमारा प्लेसमेंट इसलिए इतना अच्छा होता है कि हमारा जो इंटर्नशिप्स होते हैं वो इंडस्ट्री लेवल का होता है। तो तुम्हें ऑलरेडी 3 महीने में जो तुम लोग सीखोगे वहां पे जाके, वो तुम्हें अपनी प्लेसमेंट दिलाने में बहुत हेल्प करेगी। और कंपनी ज्यादा से ज्यादा वहीं से तुमको, जब तुम्हारा फाइनल प्लेसमेंट होगा तभी तुम वहीं से तुम्हारा क्वेश्चन सब होंगे, मतलब वहीं से पूछेंगे तुम इंटर्नशिप में क्या किए हो। और इंटर्नशिप बहुत अच्छे होते हैं सीएमआई में, तो वो फाइनल प्लेसमेंट में बहुत हेल्प करती है। पर ये नहीं है कि तुम्हें अगर कम पैसे का इंटर्नशिप मिला है तो वो बढ़िया नहीं है। मैं यही खाली बोलना चाहता हूँ। हाँ। आपने बोला कि जो दी ने बता हाँ, जैसे दी ने बताया ना कि हमें खुद से स्किल ऐड ऑन करना होगा, तो वो मतलब बयान नहीं कि हमें एक्सटर्नल कोर्सेज या फिर वो भी एक्स्ट्रा देखना पड़ेगा, या फिर करिकुलम कह रहा है, राइट? मतलब जो कोर्सेरा या फिर यूडेमी में डेटा साइंस रिलेटेड कोर्सेज होते हैं, वो उस टाइप के हमें प्रेफरेंस करना होगा, या फिर हम अलग से स्किल कैसे एनहांस करेंगे उनसे कम्पीट करने के लिए? ईएमआई के कोर्सेज जो है, मतलब हमारा फर्स्ट जो 2 सेमेस्टर होते हैं उसमें ऑलमोस्ट तुम्हें मतलब सब जो 4 या 5 पेपर होते हैं वो तुमको लेना ही पड़ेगा। तो उसमें पाइथन मशीन लर्निंग सब है, तो तुम्हें अलग से कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। पर अगर तुमने मशीन लर्निंग या फिर पाइथन शुरू में ज्वाइन करते ही तुमने ज़्यादा पढ़ लिया और फिर अच्छा हो गया, तो तुम्हारा इंटर्नशिप के लिए अच्छा होगा। क्योंकि ज़्यादातर कंपनी जो है वो पाइथन और मशीन लर्निंग या फिर डीप लर्निंग ये सब चाहते हैं। पर ऐसा नहीं है कि मतलब तुमने जल्दी जल्दी सीख लिया और मतलब अच्छे से नहीं सीखा तो फिर वो बाद में तुम्हें दिक्कत देगी। तो ऐसा एक्स्ट्रा कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। पर सीएमआई में जो पढ़ाते हैं वो लोग, वो मोर देन सफिशियंट है। मेरा ये डाउट था, जहाँ तक मुझे पता है सीएमआई के एंट्रेंस एग्जाम में कोडिंग आती है, तो जैसे मुझे कोडिंग इतनी अच्छी नहीं आती, तो क्या उसके बिना भी क्लियर हो सकता है उसका एंट्रेंस एग्जाम? सीएमआई के एंट्रेंस पेपर में कोडिंग बहुत बेसिक आता है, मतलब, और वो सूडो कोड्स होता है, कोई भी पर्टिकुलर लैंग्वेज में नहीं होता है। तो तुम अगर चाहो तो बस थोड़े थोड़े क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस भी करने लगोगे, तभी तुम आराम से क्लियर कर सकते हो। क्योंकि अभी तो 1 साल पूरा बचा हुआ है, अगर तुम एग्जाम नहीं दिए हो तो इतना हार्ड नहीं होगा कोडिंग सेक्शन। और अगर पास्ट ईयर सॉल्व करोगे तो तुम्हें आइडिया भी हो जाएगा कि वो लोग किस टाइप के क्वेश्चंस देते हैं। मतलब वो लोग ज्यादा घुमा फिरा के नहीं, जो कि रियल लाइफ में मतलब जब तुम काम करोगे तब लगेगा वही क्वेश्चंस पूछते हैं वो। तो तुम अगर वो पास्ट ईयर सॉल्व कर लो तो उसमें तुमको आइडिया हो जाएगा कि वो लोग किस टाइप के क्वेश्चंस देते हैं। तो उतना भी कोडिंग का नॉलेज नहीं लगता है। हाँ, और एक चीज ना देखो, बिना कोडिंग का आप सीएमआई एंट्रेंस एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हो। आपको कोडिंग आना ही चाहिए, माने जो भी एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व होना चाहिए। भले वो 10 मीन्स टोटल कितना, करीब करीब मुझे लग रहा है कि 7 या 8 क्वेश्चन पूछेगा, आपसे मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व होना ही चाहिए। नहीं नहीं तो आप कट ऑफ को क्रॉस नहीं कर पाओगे। कट ऑफ 60 के आसपास जा रहा है, ठीक है ना? तो वो आपको टॉपिक आना चाहिए, भले आप 100% क्वेश्चन ना करो, आप 50% ही क्वेश्चन करो, बट होना चाहिए, ठीक है ना? और उसके लिए सफिशियंट टाइम होता है। आप जैम एग्जाम देने के बाद आप टाइम देकर के उस चीज को सीख सकते हो, क्योंकि सीएमआई एग्जाम होता है 15 मई के बाद, और आपका जैम एग्जाम हो जाता है फर्स्ट वीक ऑफ February। तो आपके पास सफिशियंट टाइम होता है हर एक चीज को रिवाइज करने का और न्यू टॉपिक्स को कवर करने का। क्लियर है? यानी मीन्स कोडिंग होना चाहिए आपके पास। उसके बिना पहले आपको 2018-19 का बतला दूं, उस समय कोई कोडिंग नहीं भी करता था, फिर भी उनका सीएमआई हो जाता था। ऐसे में बहुत सारी एग्जांपल्स देखा हूं, या जो मेरा दोस्त गया था 2018 में, उनको कोडिंग का सी तक नहीं आता था, लेकिन फिर भी उनका सीएमआई क्रैक हुआ, क्योंकि कट ऑफ ही कम जाता था। लेकिन कट ऑफ अब हाई जा रहा है, ठीक है ना? क्योंकि उस समय जो मैथमेटिक्स वाला पार्ट है या स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट है, क्वेश्चंस इजी आता था, तो ये लोग कर लेते थे, ठीक है ना? लेकिन उसमें अब क्या कर रहे हैं ना कि एक आध दो क्वेश्चन टफ दे रहा है, 3-4 को, जैसे कि 2020 है ना, टोटल 40 क्वेश्चन है। तो 40 क्वेश्चन में यदि मान लो कि 10 क्वेश्चन टफ दे दिया या मॉडरेट टू डिफिकल्ट दे दिया, तब तो आप उसको अब एग्जाम हॉल में टच नहीं करोगे,
तो वहां आपका क्या हेल्प करेगा, कोडिंग वाला क्वेश्चन हेल्प करेगा। जो आप जितना आप क्वेश्चन मैथमेटिक्स में छोड़ने वाले थे वो कोडिंग से फुलफिल हो जाएगा, जो कोडिंग का इजी वाला पार्ट है। तो ऐसे आप कट ऑफ को पार कर सकते हो, ठीक है ना। मीन्स मिला जुला करके हर एक टॉपिक्स अच्छे से आना चाहिए। हाँ, आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लो। हाँ, हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ, या तो मेरा ये पूछना था कि मतलब जो सीएमआई पे जब एमएससी डेटा साइंस का जो कोर्स है उस पे क्या कोई मतलब मास्टर्स लेवल पे कोई रिसर्च पेपर वगैरह उसका कोई मतलब लिखना क्या पड़ता है क्या? वो डेटा साइंस पे ही मैं पूछ रहा हूँ एक्चुअली। नहीं, रिसर्च पेपर वगैरह कुछ नहीं लिखना पड़ता है, पर मतलब ऐसा एक दो कोर्स है, जैसे जेनेआई का एक कोर्स है, उसमें आपको एक जो जेनेआई का ऑलरेडी पेपर पब्लिश है वो प्रेजेंट करना होता है, पर वो रिसर्च पेपर वगैरह कुछ नहीं लिखना पड़ता है। अच्छा, मतलब वो पेपर ही हम लोगों को बस प्रेजेंट करना होता है एक्चुअली। हाँ, वो पेपर समझ के आपको प्रेजेंट करना होगा, वो भी जो लास्ट सेकेंड 2 सेमेस्टर है वो कंपलसरी कोर्सेज नहीं है, वो आप ले भी सकते हो नहीं भी ले सकते हो, पर उसमें अगर आपने जेनेआई वाला पेपर लिया तो उसमें जो ऑलरेडी पब्लिश पेपर है वो आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा, कोई भी एक, वो लोग ऑप्शन से देंगे, वो आपको समझ के प्रेजेंट करना पड़ेगा फिर। हमारे लीनियर अलजेब्रा के भी पेपर में इस बार कंपलसरी कर दिए थे कि एक पेपर जो पहले से रिलीज है उसके बारे में डीपली एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उस प्रोजेक्ट का भी एक मतलब बहुत बड़ा वेटेज रहता है, तो वो सब प्रोफेसर्स रहेंगे गाइड करने के लिए, तो उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। प्लस एक और कोर्स है कंप्यूटर विजन, उसमें भी सिमिलर चीज होती है। ओके, तो मेरा एक क्वेश्चन और है कि मतलब जो कुछ भी वहाँ पर मतलब पढ़ाया हुआ जाता है कि वो कोर्स के अंदर, ये क्या मतलब कंपलसरी है कि पहले से ही हमको थोड़ा बहुत नॉलेज रखना चाहिए, या फिर हम लोगों को जाके थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, ऐसा कुछ क्या कोई है क्या? तो अगर आप पेपर क्लियर कर रहे हो, इसका मतलब है कि आपको जितना नॉलेज चाहिए वो उतना है आपके पास, क्योंकि सीएमआई वही टेस्ट करता है कि आपको जो आप बाद में करने वाले हो फ्यूचर में वो नॉलेज है कि नहीं। तो पेपर अगर आपने क्लियर कर दिया तो आपके पास सफिशिएंट नॉलेज है, जो भी वहाँ पे पढ़ाएंगे वो लोग, उतना हार्ड नहीं होता, खाली आपको समय देना पड़ेगा बस। और ऐसा भी है कि बहुत लोग पूछ रहे हैं कि कोडिंग के बारे में, तो कोडिंग में बस बेसिक नॉलेज, जैसे मैं भी जब गया था मैंने भी बीएससी स्टैटिस्टिक्स में किया है, तो मेरे पास भी उतना नॉलेज नहीं था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत नॉलेज चाहिए, वहां पे जाके भी आप सीख सकते हो, पर एक अच्छा है कि अगर आपके पास पहले से अच्छा पाइथन का नॉलेज है तो फिर आपको इंटर्नशिप में हेल्प करेगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि अगर नहीं है तो कुछ नहीं। ओके, और एक लास्ट ये मेरे को पूछना है कि पाइथन जो लैंग्वेज है, मतलब मेरे को पाइथन बहुत अच्छी तरह से आता है, दैट्स व्हाई आई एम एक्चुअली आस्किंग एक्चुअली कि वहां पर पाइथन ज्यादा यूज होता है कि आर ज्यादा यूज होता है, क्योंकि दोनों ही तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे डेटा एनालिसिस और या फिर इस तरीके का काम बहुत इजीली कर सकते हैं। तो मतलब ज्यादा एक्सपोजर किसमें है, मतलब ज्यादा मैं क्या बोलूँ इसको, कि ज्यादा प्रायोरिटी किसको दिया जाता है, कि पाइथन या फिर आर को? तो हमारा दोनों ही आप कोर्स अपना रहता है। क्वेश्चन पूछ कर ना माइक को म्यूट कर लो, तो है ऐसे इको कर रहा है, ठीक है ना। ओके सर, मैं एक्चुअली लाउड स्पीकर पे बात कर रहा हूँ, तो पता नहीं इको। तो हमारे उसमें दो कोर्स रहते हैं, पहले भी पाइथन तो पहले से ही स्टार्ट हो जाएगा, और एक आर आर का भी कोर्स रहता है, पर मतलब इंडस्ट्री में दोनों ही यूज होते हैं, पर ज्यादातर अभी पाइथन में यूज हो रहे हैं, क्योंकि डीप लर्निंग के जो सब कुछ काम होता है वो ज्यादातर पाइथन में ही होता है। तो फिर आपको पाइथन ही ज्यादा फोकस रहेगा, पर बहुत सारी इंडस्ट्री में, मतलब बहुत सारी कॉर्पोरेट में आपको आर भी यूज करना पड़ेगा, तो इसलिए आर भी सिखाया जाता है, ऐसा नहीं कि आर सिखाया नहीं जाता, पर आर पे उतना फोकस नहीं, एक ही कोर्स है। और बाकी मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग जितने भी कोर्सेस है वो सब पाइथन में ही है, तो आपको पाइथन में ही ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, पर आर के बेसिक्स आपको सिखाया जाएगा उस पे। और एक बात की, जो पाइथन पे क्या डेटा स्ट्रक्चर्स का मतलब सेशन, आई मीन सेमेस्टर में क्या डेटा स्ट्रक्चर्स इंक्लूडेड है यूजिंग पाइथन? यस यस, डेटा स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो सब मतलब कंपनीज पूछते हैं बहुत बार, और मतलब सभी कंपनीज पूछते हैं डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, तो डीएसए भी इंक्लूडेड है, पर वो तो आपको नॉर्मली आपको खुद से भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इंटरव्यू क्वेश्चंस में आते हैं, मतलब इंटरव्यू में आते हैं। और जो कैंपसिंग के टाइम पे, मतलब जो प्लेसमेंट्स के टाइम होता है जब तब जो कंपनीज जो आते हैं, क्योंकि पहले ये बोला था कि मतलब इंटर्नशिप पे थोड़ा बहुत बड़े बड़े कंपनीज आते हैं, बाकी जो आते हैं वो थोड़ा स्टार्टअप लेवल का ही है, पर अच्छे आते हैं। व्हाट नो अबाउट नो द? नो नो नो, ये रॉन्ग है।
जो इंटर्नशिप में भी आती है, उसमें लास्ट में जो कंपनी आती है वो स्टार्टअप होती है। और जो प्लेसमेंट में वो सब बड़ी बड़ी कंपनी होती है। मतलब पहली जो 10 कंपनी आती है वो तो 10 9 वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है। तो मतलब बैंक ऑफ आप ये अमेरिका हो गया। एग्जांपल बता दो प्लीज कंपनी को। मैं कैंटर में हूँ एज अ डेटा साइंटिस्ट। ओके ओके, तो राइट। यस, हाँ, वो थर्ड कंपनी थी जो आई थी। मतलब वेल्स फार्गो, फिर एक्सेंचर, फिर कैंटर, फिर बैंक ऑफ अमेरिका, बार्कलेज, ये सब बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है। एंड एक्सेंचर हाउ बोल दिया ना मैंने। मेनी, हाँ, हाँ, एंड हाउ जी। मेनी राउंड ऑफ इंटरव्यू वर देयर, क्योंकि कितने राउंड के वो इंटरव्यू? तो वो तो डिपेंड करता है। जैसे मेरे कैंटर में हमारा 3 राउंड हुआ था। पहले कोडिंग प्लस एप्टीट्यूड, उसके बाद कोडिंग, फिर इंटरव्यू राउंड। इंटरव्यू 3 लोग लेने आए थे। ओके, थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल, थैंक यू। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछो। हाँ, पद्माश्री। Hello, hello. Don't mind for my question. I'm asking this question because honestly, till now, I'm not seriously prepared for the exam. If I start from now preparing seriously, can I crack any of the exam? If you have knowledge, like if you know stats and mathematics well, then you don't have to be worried about. But if you are preparing for jam, then it will be very good. After, if you are prepared for jam, then you have to only just study the Python, means only coding problems, and you have to solve the previous year questions. That's all. Thank you. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछिए। ये चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस आपको हाँ, पूछो आप। हाँ, मैं जो एग्जाम जिन्होंने इस साल 2025 का दिया है उनसे उनका एग्जाम का स्ट्रैटेजी पूछना चाहूंगा कि कैसे करा, एंड हाउ डिफरेंट वाज द एग्जाम फ्रॉम जैम, या फिर कितना हेल्प मिला जैम से। हाँ, राधिका कोई एक बतलाओ। या एक्चुअली मैंने भी पहले एक साल पूरा जैम की प्रिपरेशन की थी। फेब में जैम एग्जाम होने के बाद फिर मैंने सीयूईटी और गेट दिया। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो सीएमआई भी देते हैं, तो ऑलमोस्ट 1.5 से 2 महीना, 1.5 से 2 मंथ्स मैंने डेडिकेट किए थे सीएमआई को। तो इसमें मैं एक चीज जो बहुत ज्यादा हाईलाइट करना चाहूंगी वो ये है कि सबसे ज्यादा की जो है एग्जाम की वो है प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो अगर तुम तैयारी शुरू भी करते हो तो उससे पहले एक बार पूरे प्रीवियस ईयर से गो थ्रू कर लेना 2018 से 25 तक। उससे तुम्हें बहुत ज्यादा आइडिया लग जाएगा कि कौन सा सेक्शन ज्यादा आता है। बेसिकली सिलेबस जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे फर्स्ट इज स्कूल लेवल मैथ्स, डिस्क्रीट मैथ्स, प्रोबेबिलिटी एंड प्रोग्रामिंग। तो जैम से अगर तुम कवर कर सकते हो तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी वाला पोर्शन कवर कर सकते हो और थोड़ा बहुत डिस्क्रीट मैथ्स में कवर कर सकते हो। प्रोग्रामिंग में एज सच कुछ नहीं आता है, सूडो कोड्स आते हैं, उसमें सिंटेक्स मैटर नहीं करता है, बस लॉजिक क्रैक करना तुम्हें आना चाहिए। तो बेसिक जो उसमें इफ एल्स स्टेटमेंट्स, बेसिक्स जो लूप फॉर्मेशन होता है या फंक्शन फॉर्मेशन होता है, वेरिएबल्स होता है, वो सब तुम्हें आना चाहिए। जो बेसिकली कोई भी वीडियो से तुम कवर कर सकते हो या कोई भी बेसिक बुक उठा लोगे। जैसे उसमें रिकमेंडेड भी है, आरजे डॉनी की एक बुक है कि हाउ टू समथिंग करके है, हाउ टू यूज कंप्यूटर समथिंग है। वो बुक अभी अगर तुम उठा लोगे तो वहां से तुम बेसिक एल्गोरिदम्स ट्रैक कर सकते हो। इस तरह की एल्गोरिदम्स आती है कि एरे को ऑर्डर में अरेंज करो, एरे सॉर्टिंग, काउंटिंग, स्ट्रिंग रिवर्सल, फाइंडिंग हाईएस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, इस तरह की बेसिकली होती है। तो प्रोग्रामिंग के लिए ये मैं रिकमेंड करना चाहूंगी। और डिस्क्रीट मैथ्स में क्वेश्चंस इस तरह के आते हैं, जैसे पिजन होल प्रिंसिपल हो गया, इस पे एक क्वेश्चन हर साल फिक्स होता है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे हर साल क्वेश्चन आना ही है, तो वो तुम कवर कर लो पहले। फिर बुलियन लॉजिक्स होते हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन हो गया, काउंटिंग हो गया, सेट्स और रिलेशन हो गया, ट्रुथ टेबल होता है कि अगर एक ए पर्सन है, वो ये बोल रहा है, ये बोल रहा है, बी ये बोल रहा है, तो अगर फाइनल कंक्लूजन ये है तो किसने सच बोला है, किसने झूठ बोला है, वो निकालना होता है।
डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत बेसिक लेवल आता है, बहुत बेसिक। बेसिकली ग्राफ से तुम्हें बस पता करना आना चाहिए कि हम उसको विजुअलाइज और स्टडी कैसे कर सकते हैं। बाद में परसेंटेज वगैरह कैलकुलेट तुम कर सकते हो, उसका आइडिया प्रीवियस ईयर से लग जाता है। और स्कूल लेवल मैथ्स जो होता है उसमें एएम हो गया, जीएम, पोलिनोमियल, डिविजिबिलिटी, प्राइम नंबर्स हो गए, फंक्शंस हो गए, लोगरिथम्स, लिमिट्स, मैक्सिमम मिनिमा, मैक्सिमाइजेशन करना, मतलब ऑप्टिमाइजेशन जो वाली फील्ड होती है, ये सब तुम्हें आना चाहिए। अगर तुम पास्ट ईयर को रिव्यू करोगे ना तो उसमें तुम्हें मिलेगा मेनली फंक्शन, जिससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, लीनियर अलजेब्रा जिसमें मैट्रिसेस वगैरह पे आते हैं, और उसके अलावा परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, और उसके अलावा आई गेस और क्या होता है, बस प्रोग्रामिंग। ये तुम 3-4 टॉपिक्स कवर कर लोगे अच्छे से, भले ही वन शॉट से कर लो, यूट्यूब पे जिस भी तरह से, तो तुम्हारा पेपर बहुत इजीली क्रैक हो जाएगा। जैम से तुम कर सकते हो, स्टैट्स का तुम्हें आइडिया लग जाएगा, जो कि 2-3 बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे हो गया, पीडीएफ पे हो गया, या डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पे हो गया, या कभी कभी वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर पे आ जाता है, तो वहां से तुम कवर कर सकते हो। एंड आपने आईआईटीबी के ओआर से और सीएमआई डेटा साइंस में लाइक क्यों चूज करा? क्योंकि आपने शायद लोकेशन देखी होगी, चेन्नई, बॉम्बे, आपने शायद प्लेसमेंट्स देखा होगा, सो फीस देखी होगी आपने, तो कैसे डिसाइड करा कि सीएमआई में जाओगे आप? एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड स्टैट्स का रहा है, क्योंकि मैंने बीएससी स्टैटिस्टिक्स की है ड्यू से, और मेरे को शुरू से ही या तो स्टैट्स में कंटिन्यू करना था या डेटा साइंस में कंटिन्यू करना था। ओआर का तो मेरा एक्चुअली में सही में मन ही नहीं था शुरू से, वो तो अलॉट हो गया। तो इसीलिए बाकी सारा मेरा जो मेरे जो इंटरेस्ट है, स्किल्स हैं, क्योंकि मैंने कोडिंग वगैरह थोड़ी बहुत की हुई है, उन सबसे ज्यादा लाइन डेटा साइंस ही करता है। फिर प्लेसमेंट का भी अगर देखें तो शायद मेरे हिसाब से तो सीएमआई का सिनेरियो मच मच बेटर है देन आईआईटीज, तो इसीलिए मैंने सीएमआई को ज्यादा प्रीफर किया। ओके, एंड शशि सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एमएससी ओआर में और सीएमआई के डेटा साइंस में ज़्यादा बेटर कौन सा है? अब ऑपरेशन रिसर्च चाहे डीयू का हो या आईआईटी बॉम्बे का हो। मेरे अकॉर्डिंग तो मैं स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूँ, सबसे बेहतरीन कॉलेज तो आईएसआई है, आईएसआई नहीं मिला तो सीएमआई है, सीएमआई नहीं मिला तो आईआईटी है। ये मेरा प्रेफरेंस है, हर एक पॉइंट से ये चीजें फिट भी बैठती है। आईएसआई का तो कहना ही नहीं है, ठीक है। और सीएमआई में प्लेसमेंट का सिनेरियो बहुत बेहतरीन जा रहा है, टेंशन नहीं होगा। बॉम्बे में बच्चे रुते ही रहते हैं आईआईटी में, लेकिन हो जाता है प्लेसमेंट, वो बेकार के परेशान होते हो, एक नहीं होता है। मैं बोलता हूँ कि परेशान मत हो, आप कहोगे नहीं मुझे परेशान होना ही है, तब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि सीनियर्स का भी यही हुआ हाल, आपका भी ऐसा ही होगा। फील होता है कि नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं, अरे भाई हो जाएगा, थोड़ा पेशेंस रखो, कंपनी आएगी, हो जाएगा। उनको लगता है कि इंटर्नशिप नहीं हुआ तो प्लेसमेंट नहीं हुआ, अरे भाई ऐसा दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है कि इंटर्नशिप नहीं होगा तो प्लेसमेंट नहीं होगा, तो आप बेवजह परेशान हो रहे हो, ठीक है ना। जैसे कि एक होता है कि जैसे कि आप बीएससी कर रहे हो तो आपको लगता है कि 30% ही पर माने जब तक 40 मार्क्स नहीं आएगा तब तक मैं पास नहीं होऊंगा, ठीक है। और आईआईटी में मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ही 40 के आसपास मार्क्स रहता है, तो उनको लगता है कि मैं तो फेल हो जाऊंगा, मैं पास ही नहीं होगा। और सीनियर्स बार बार समझाता है, अरे यार पास हो जाओगे, सबको अच्छा ग्रेड मिलेगा, बस तुमको ग्रेड बेहतर मिलेगा, भले मार्क्स बेहतर ना है, ग्रेडिंग अच्छी होगी, लेकिन उनको विश्वास नहीं होता है, तो जबरदस्ती रोएंगे, जबरदस्ती परेशान हो गएंगे। जब ग्रेड मिल जाता है फर्स्ट सेमेस्टर का, तब उनको रियलाइज होता है कि नहीं, मार्क्स मायने नहीं रखता है, ग्रेडिंग मायने रखता है। तो आप बेवजह परेशान होते हो, दैट मीन। लेकिन फिर भी देखा जाए तो सीएमआई का प्लेसमेंट आईआईटी का प्लेसमेंट से मच मच बेटर है, ठीक है ना। मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि हाँ, सीएमआई में हमारा प्लेसमेंट इसीलिए अच्छा होता है, दो चीज होती है कि हमारा जो सब कोर्सेज है वो ऐसे डिजाइंड है जो कि इंडस्ट्री में जैसे लगते हैं, एकदम इंडस्ट्री लेवल जैसे डिजाइंड है सब कोर्सेज। और दूसरी बात यह है कि हमारा इंटर्नशिप कंपलसरी है, तो मतलब सबको इंटर्नशिप मिलती है। शायद लास्ट वाले जो होंगे उनको अनपेड मिलेगा, पर वो भी बहुत अच्छे इंटर्नशिप होते हैं, वो भी एकदम प्योर इंडस्ट्री लेवल होती है, जहाँ पे तुमको काम सिखाया जाएगा, तुम सीखोगे काम की फ्यूचर में, तब तुम कॉर्पोरेट में काम करोगे तो कैसे काम करना है। तो इसीलिए जब कंपनीज देखती है तुम्हारे सीवी में कि तुम ऑलरेडी 3 महीना उसी में काम कर चुके हो, तो वो इजीली वो लोग पिक कर लेते हैं आप तुमको, क्योंकि उनको फिर ज्यादा सिखाना नहीं पड़ेगा तुमको। तो इसीलिए सीएमआई में जितने भी बच्चे होते हैं, अगर लास्ट तक सबका प्लेसमेंट हो जाता है, 100% ही हो जाता है।
चलो, और किसी के पास कोई क्वेश्चन? हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन है कि मैं इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड का हूँ कैलकाटा यूनिवर्सिटी में। तो मैं सीएमआई का एग्जाम के लिए अपीयर करूंगा। तो माय क्वेश्चन फॉर द पैनल इज दैट कि मेरा मैथ्स का जो है 12th में मेरा मैथ्स था, प्योर साइंस था, लेकिन मैंने जेई के लिए प्रिपरेशन नहीं किया था, बोर्ड्स लेवल का प्रिपरेशन था। तो कैलकुलस वगैरह जो दीदी ने बोली, स्कूल लेवल मैथमेटिक्स वगैरह, उन सब के लिए अगर आप कोई मटेरियल अच्छा सजेस्ट कर पाओ, क्या आपने फॉलो किया, क्या आपको हेल्प किया, तो थोड़ा हेल्प होगा। या मैंने ना एक्चुअली एक फोल्डर बनाया हुआ है, उसमें सारा मटेरियल है, उसमें प्रोबेबिलिटी थ्योरी, स्कूल लेवल मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन के लिए पीडीएफ्स भी हैं, और वीडियो जो भी तुम्हें चाहिए करनी चाहिए उन सब के लिंक्स भी हैं, और उसके अलावा जो गूगल ड्राइव लिंक्स हैं वो सब है उसमें। मीट के बाद मैं गूगल ग्रुप पे शेयर करती हूँ, उसके बाद तुम वहां से एक्सेस कर लेना। ड्राइव हाँ, लिंक बेसिकली। तो मुझे आप दे देना, मैं इनको फॉरवर्ड कर यस सर, दूंगा। यस सर। ऑल्सो सीएमआई के जो लास्ट ईयर पेपर्स जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे भी शायद उनका एक कुछ तो है जहाँ पे सब मेंशन किया कि कौन सा बुक आपको फॉलो करना चाहिए, तो वो भी आप कर सकते हैं। मैंने वहीं से किया था। वो सिलेबस में ही मेंशन है नीचे रिकमेंडेड बुक्स करके, वो सब आप फॉलो कर सकते हैं वहाँ से। अच्छा अच्छा, ठीक है। और मेरा एक और क्वेश्चन है कि अभी एक मतलब जो सीनियर लोग हैं वो शायद बेटर बता पाएंगे कि अभी एक बात बहुत आ रहा है कि सीएमआई बोलिए या आईएसआई में जो एमएस क्यूएमएस ये सब जो कोर्सेज है, इनमें जो जॉब्स लगता है वो सब डेटा साइंटिस्ट या मशीन लर्निंग इंजीनियर ये सब चीज का नौकरी लगता है। तो इसके बाद बोलते हैं कि इन द नियर फ्यूचर देयर इज अ चांस ऑफ एआई टेकिंग ओवर। ये कितना सच है? बोलते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है, तो इज इट ट्रू? तो डेटा साइंटिस्ट मतलब आपको सब आना चाहिए। मतलब मैं जिसमें काम कर रहा हूँ वो एआई का ही काम है। एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग सब रिलेटेड है। मशीन लर्निंग के अंदर डीप लर्निंग आता है और डीप लर्निंग के अंदर एआई आता है, मतलब पूरे रिलेटेड है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सीएमआई का जो कोर्स है उसमें आपको मशीन लर्निंग भी सिखाया जाएगा, आपको डीप लर्निंग भी सिखाया जाएगा, और अगर आप लकी रहे तो जो आपका इंटर्नशिप है उसमें आप जेनेरेटिव एआई भी सीख सकते हो। तो रोल भले ही डेटा साइंटिस्ट का हो, पर आपको जेएनआई का भी जॉब मिल सकता है, आपको मशीन लर्निंग का भी जॉब मिल सकता है, आपको एज अ स्टैटिस्टिशियन का भी जॉब मिल सकता है। बहुत वेरियस टाइप का कंपनी आती है। ओके ओके, थैंक यू। एक क्वेश्चन किसी ने चैट बॉक्स में पूछा था कि पार्ट बी के जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो अगर तुम सीएमआई की वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस अवेलेबल होते हैं, उनके सॉल्यूशन मतलब दिया होता है, तो वो 2 या 3 लाइनर मैक्सिमम होता है सॉल्यूशन। तो आपको बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन करना होता है कि इसका आंसर ये है और वो क्यों है। तो 2 to 3 लाइन के विद इन आप कर सकते हो उसको। अगर आप प्रीवियस ईयर से अच्छे से गो थ्रू कर जाओगे तो आपको वो खुद आइडिया लग जाएगा। हाँ, और किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ, एक क्वेश्चन है इसमें कि मैं 6 मार्क्स के लिए रह गया, तो इसको कैसे और क्या करे? तो मीन्स ऐसा नहीं है कि आपका मीन्स 6 मार्क्स से आप रह गए हो तो अगले बार 6 मार्क्स से ही आप पीछे रहोगे। हो सकता है कि 10 मार्क्स से भी पीछे रह जाओ, या हो सकता है कि आप इतने ही एफर्ट में, जितना अभी आपने मेहनत किया है, इतने ही एफर्ट में आप 60-70 स्कोर कर दो। तब क्वेश्चन आपके मन में है कि इसके लिए करे तब क्या? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इस फेज में मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि दोबारा हमारे एक नहीं होता 1 मार्क्स के लिए जब हम मिस होते हैं ना, कम मार्क्स के लिए, तो उसको कैसे फुलफिल करे, ये हमारे सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, और जिसका जवाब शायद ही हमें मिल पाता है, शायद ही आपको मिल पाएगा खुद से। तो सबसे इसका बेस्ट वे होता है कि आप सब कुछ पढ़ो। ये नहीं कि आप केवल उस 6 मार्क्स को फुलफिल करने के लिए पढ़ो, ऐसा नहीं। आप हर एक चीज को बेहतर बनाओ, क्योंकि आपके पास मोर देन सफिशिएंट टाइम है। जब आपके पास समय की कमी होती है, टाइम की कमी होती है, उस फेज में हम सोचते हैं कि अब इसके लिए, इस 6 मार्क्स को फुलफिल करने के लिए मुझे क्या पार्टिकुलर करना चाहिए। लेकिन आपके पास ऐसा कुछ है नहीं रेस्ट्रिक्शन, टाइम आपके पास मोर देन सफिशिएंट है, तो आप हर एक चीज को बेहतर बनाओ। ऐसा नहीं कि आप 6 मार्क्स को केवल फुलफिल करने में रहो और उधर से 10 मार्क्स छूट जाए या 20 मार्क्स आपका कम आ जाए। तो इससे अच्छा है कि आप फिर से सब्जेक्ट्स को 100% कंप्लीट करो। अब जहां तक बात है कि सर सिलेबस तो छोटा है और इसी चीज को क्या कितने बार किया जाए, तो आप साइड में काम करो, कोई एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दो या कोई
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट कर दो, या एआई पर काम करना स्टार्ट कर दो, या मशीन लर्निंग पर काम करना स्टार्ट कर दो, यानी कुछ एक्स्ट्रा चीजें आप स्टार्ट कर दो ताकि आपका इंटरेस्ट इसमें बना रहे, यानी दोनों चीजें एक साथ हो रही है। तो इस टाइप से आप चीजों को रीस्टार्ट कर सकते हो। क्लियर है? समझ में आ गया? वेदांत आप हो ना? या नैतिक हो गया? और कुछ नहीं इसमें पूछना है ना? सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ। तो मेरा क्वेश्चन ये था ना कि अभी मैंने अभी जुलाई के मिड में ही शुरू किया है प्रिपरेशन। तो अभी हमारे क्लास लाइक कॉलेजेस अभी शुरू हो जाएंगे, तो टाइम मतलब नहीं मिल पाएगा उसके लिए। तो वो आप कैसे मैनेज करते हो आवर्स निकालना, और मटेरियल्स भी जो मेंशन सीएमआई के लिए बुक्स है, तो उससे थ्योरी ही करना है या फिर क्वेश्चंस ही करना है? क्योंकि अभी तो सुप्रीमम के डीपीपीज ही में टाइम हो रहा है स्प्लिट, देखो तो वो देखो चीज है। एक्चुअली क्या है ना कि जब आप सीएमआई का प्रिपरेशन करने के लिए जाओगे जैम के बाद, तो जो आप यहाँ पर चीजों को सीख रहे हो, देखो मेन है प्रॉब्लम स्किल, ठीक है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, वो आपके अंदर डेवलप होना चाहिए। वो किसी भी एंट्रेंस एग्जाम से डेवलप हो सकता है। ऐसा नहीं कि आप जैम की तैयारी करोगे तो ही आपके अंदर वो स्किल्स डेवलप होगा, या सीएसआई या नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन करोगे तो ही आपके अंदर वो स्किल्स डेवलप होगा। वो स्किल डेवलप किसी भी एक एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन से हो जाता है, और वो स्किल्स हर एक एग्जाम में आपको हेल्प करता है, न केवल उसी पर्टिकुलर एग्जाम में, बल्कि जितने भी साइंस रिलेटेड एंट्रेंस एग्जाम है हर जगह वो आपका स्किल्स काम आता है। जैसे कि मैं जो काम जेई में किया था वही मेरा स्किल्स आज तक साथ दे रहा है। किसी का स्किल्स डेवलप जैम में हो रहा है, तो जो जैम में आपका स्किल्स डेवलप हो रहा है, भले आपका जैम क्रैक नहीं हुआ, बाई चांस यदि नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं कि आपको वो स्किल्स बैठ गया, वो अब स्किल्स आपका गेट में काम आएगा, या सीएमआई में काम आएगा, या आईएसआई में काम आएगा, या फिर सीएमआई में काम आएगा। यानी कहीं ना कहीं वो आपका स्किल्स काम आएगा। तो आप कोशिश करो कि आपके अंदर स्किल्स डेवलप हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे सोचना स्टार्ट करते हैं, कैसे लिखना स्टार्ट करते हैं, या फर्स्ट स्टेप हम कैसे आगे बढ़ाते हैं, और उसके बाद का रास्ता कैसा होता है, इजी होता है, आसान मीन्स इजी होता है, डिफिकल्ट होता है, इसके बारे में आप काम कर ही रहे हो जैम के थ्रू। और ये आपको आगे भी जब आप सीएमआई के लिए लगोगे जैम एग्जाम के बाद, तो आपको ये हेल्प करेगा। तभी आप जैम पर फोकस करो, जैम के एक एक कंटेंट को बेहतर तरीके से करो। एक सीट को जब आप सिक्योर कर लोगे ना, तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप सीएमआई में भी बेहतर कर लोगे और आईएसआई में भी बेहतर कर लोगे। क्लियर है? ठीक है सर। हाँ हाँ, क्योंकि आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, क्वेश्चंस बहुत है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन जा रहा है। हर रोज ग्रुप में भी 20 के आसपास में क्वेश्चन सेंड कर रहा हूँ। हर मीन्स ऑलमोस्ट चला ही जाता, वीक में तो 100 के आसपास क्वेश्चन चला ही जा रहा है, हाँ या 70-80 क्वेश्चन चला ही जा रहा है। तो ये आपके स्किल्स को, कॉन्फिडेंस को, लेवल को, हर एक चीज को बूस्ट कर रहा है, जो आपको हर जगह काम आएगा, केवल जैम में ही नहीं, हर जगह काम आएगा। जब आप सीएमआई में जाओगे वहां भी काम आएगा, जब आप आईआईटी में जाओगे वहां भी काम आएगा, जब आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जाओगे वहां भी काम आएगा, जब आप न्यू स्टार्टअप करोगे वहां भी काम आएगा, हर जगह काम आएगा। मेन है स्किल्स, मेन है कॉन्फिडेंस, वो आपको ये चीजें बूस्ट कर रहा है, तो ये बहुत बेहतर है। ठीक है ना? चलो, और किसी को कुछ पूछना है? सर वो जो प्रोग्रामिंग लेके पूछा था कि वो सूडो कोड्स कैसे सॉल्व करना है, वो जो सर सॉरी में सिलेबस में जो वो बुक दिया हुआ है वो ही इनफ है? हाँ जी, बतलाओ जी कोई। अगर बाकी लोग प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू को अटेम्प्ट करिए, उसके बाद आपको आइडिया लगेगा, फिर आप चेक कर सकते हैं कि कौन से टॉपिक्स पे आपको फोकस करने की जरूरत है, उसको आप यूट्यूब से इजीली कवर कर सकते हैं। बुक को मैं सजेस्ट करूंगी कि पहले पीवाईक्यू अटेंड करने के बाद ही आप बुक को फॉलो करें। हाँ वो समझ में आया दीदी, बट एक्चुअली मेरा कोडिंग का एकदम ही जीरो बैकग्राउंड है, मतलब समझ में नहीं आता मुझे अभी, मतलब क्योंकि मैं इकॉन अंडरग्रेड से हूँ, इकॉन बैकग्राउंड से हूँ। तो आप कोई भी जनरल वन शॉट वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पे, पाइथन वगैरह का आपको वहां से बेसिक आइडिया लग जाएगा, और लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस करके आप इस इजीली ही अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन कोई ज्यादा नहीं होता क्योंकि सूडो कोड्स होते हैं, तो कोई भी कोड विद हैरी या किसी का भी बेसिक वन शॉट वीडियो आप एक बार देख लीजिए और उसके बाद अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चंस। ओके ओके ओके, थैंक यू।
तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स बोल रहे हो, तो हमारे सीनियर्स में भी इकोनॉमिक्स ऑनर्स और इकोनॉमिक्स में मास्टर्स के लोग आए थे। उनका भी अच्छी जगह प्लेसमेंट लगा, उनको भी कोडिंग नहीं आता था जब वो लोग पहले ज्वाइन किए थे। तो कोडिंग उतना इशू नहीं है। ईएमआई आने के बाद आप कितना कोडिंग सीख रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अगर बेसिक नॉलेज भी आपने एक एक दो महीने में अगर गैदर कर लिया यूट्यूब से, तो भी वो एनफ है क्रैक करने के लिए। एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना थ्योरी के कंपैरिजन में। मतलब ये नहीं कि पहले थ्योरी पढ़ रहे हैं उसके बाद क्वेश्चंस बाद में लगा रहे हैं। पहले क्वेश्चंस करिए, उसके बाद जो चीज आपको सीखने की जरूरत है उसको साइड बाय साइड पढ़ते रहिए। ओके ओके, थैंक जिन्होंने 2025 के एग्ज़ाम दिए हैं और जिन्होंने जैम, आईएसआई, सीयूईटी और सीएमआई दिया है, वो एक बार बता दो कि आप लोग का थ्रू आउट द ईयर कैसा था, लाइक कैसे करा आपने प्रिपरेशन, एंड इन एग्जाम्स में क्या डिफरेंस रहता है मोस्टली। देखिए, जैम सबसे पहले एग्जाम होता है फेब में। तो सबसे पहले मैंने लास्ट ईयर जून में प्रेप शुरू की थी। जून से लेके और फेब तक मैंने जैम को पूरा टाइम डेडिकेट किया था। उसमें इनफ मटेरियल होता है कोचिंग की तरफ से, प्रैक्टिस पेपर्स होती हैं, टेस्ट होते हैं डेली, या फिर डिस्कशंस होते हैं, लेक्चर्स होते हैं। उसके अलावा आप खुद से भी PYQ सॉल्व कर रहे होते हो, फिर मॉक टेस्ट आते हैं। तो उस सब में पूरा टाइम निकल जाता है। तो आप पहले जैम पे फोकस कीजिए। गेट का सिलेबस ऑलमोस्ट जैम के इक्वल है, 2-4 टॉपिक एक्स्ट्रा है। आप उनको कवर किए बिना भी गेट देने जाएंगे तो आपका इजीली हो जाएगा। तो वो आप एक्सक्लूड करके, या फिर अगर आपको टाइम मिल रहा है तो वो अलग से कवर करके भी गेट के लिए जा सकते हैं। उसके अलावा सीयूईटी तो बहुत बेसिक लेवल आता है, मतलब ऊपर ऊपर से क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो वो इजिली, अगर आपने जैम की तैयारी की भी है ना, आपका जैम नहीं हुआ है क्रैक, वो मैटर नहीं करता है। गेट नहीं हुआ है, वो मैटर नहीं करता। सीयूईटी आप बहुत अच्छे से क्रैक कर लोगे अगर आप पूरा ईयर कंसिस्टेंट रहे हो। फिर आईएसआई का ये है कि अगर आप जैम के साथ साथ आईएसआई के PYQs भी पैरेलली करते हुए चल रहे हैं तो आप आईएसआई भी सेम, क्योंकि सिलेबस सेम होता है, बस डिफरेंस ये होता है कि उसमें जो आपको आंसर देना होता है वो सब्जेक्टिव वे में लिखना होता है। तो जब आप जैम दे दे उसके बाद आईएसआई में इनफ गैप होता है, उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करके पेपर पे कि मैं उसको कैसे अटेम्प्ट करूंगा, वहां पे डिटेल में मैं सॉल्यूशन को कैसे एक्सप्लेन करूंगा। अप्रोच तो वही रहेगी, आपको आता ही है अप्रोच करना, सॉल्व करना क्वेश्चन को, बस उसको प्रेजेंट करना आप सीख लीजिए उस टाइम में। और सीएमआई के लिए बेसिक 2-4 चीजें या फिर PYQs अटेम्प्ट करने होते हैं, तो उतना गैप इनफ होता है पेपर्स के बीच में कि आप सारे वन बाय वन करके अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखो क्या होता है ना कि जैम के प्रिपरेशन से ना आपके अंदर एक एक पैटर्न डेवलप हो जाता है कि किसी एग्जाम को कैसे क्रैक करते हैं। भले आपसे जैम क्रैक ना हो कुछ देर के लिए मान लो, लेकिन आपको अपनी कमियां तो नजर आएगी ना कि मैंने क्या कमी किया। ये कब नजर आएगी? जब आपने जैम के लिए मेहनत किया है। तो यदि कोई ये सोच रहा है कि मैं जैम के लिए मेहनत ना करूं और मैं सीएमआई क्रैक कर लूं, ये तो इम्पॉसिबल इवेंट है, ये नहीं होगा। आपसे सीएमआई क्रैक तभी होगा जब आप जैम के लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड हो रहे हैं। यदि आप जैम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस फेज की बात कर रहा हूं। अब कोई डायरेक्ट सीएमआई में ही लगाए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। जो जैम की प्रिपरेशन कर रहा है, इससे क्या होता है कि आपके अंदर एक पैटर्न डेवलप होगा। आप मेहनत करने, आप टाइम को मैनेज करने सीख गए, क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख गए, कैसे सॉल्व होता है इसके बारे में सीख गए, क्या सोचना पड़ता है, कैसे प्रोसीड करना पड़ता है, ये आप सब कुछ सीख गए। क्या कोई टॉपिक कितने दिन में मैं कवर कर सकता हूँ, ये आप खुद से अब डिसाइड कर सकते हो। अभी आप मेरे से पूछते हो ना, एक समय पर आप ये चीजें खुद से डिसाइड कर पाओगे जब आप किसी भी एक एंट्रेंस एग्जाम में पूरी तरीके से अपना डेडिकेशन दे दोगे। तो ये आपको अब हर जगह हेल्प करेगा, केवल यही नहीं, आपका प्लेसमेंट में भी एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, उसको भी आप मैनेज कर पाओगे। तो ये मत सोचना कि एक किसी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वो एग्जाम क्रैक आपसे नहीं हुआ मेहनत करने के बावजूद भी, तो आपका वो मेहनत व्यर्थ चला गया। ये कभी नहीं होता। वो एग्जाम आप नहीं क्रैक किए, लेकिन वो जो आपने मेहनत किया है, जो आपने स्किल्स सीखा है, जो आपने टाइम को मैनेज करने सीखा है, वो हर एक एंट्रेंस एग्जाम में या हर जगह आपका हेल्प करेगा। और यही आपको सीएमआई में भी हेल्प करता है। क्लियर है ना? चलो, और किसी के पास कोई क्वेश्चन है? सर, एक चैट बॉक्स में क्वेश्चन आया फी वेवर को लेके हाँ। कि अगर किसी की इकोनॉमिक कंडीशन वीक है तो क्या वो ऑप्ट कर सकता है सीएमआई के लिए। तो वैसे तो
2.5 लाख पर सेमेस्टर फी है, लेकिन इसमें फी वेवर मिलता है, मतलब फॉर्म निकलता है, उस पर आप अप्लाई कीजिए, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन, प्रॉपर्टी वगैरह उसका पूरा डिटेल में आप डिस्क्रिप्शन दीजिए, और जो भी डॉक्यूमेंट्स वो मांगते हैं, इनकम सर्टिफिकेट वगैरह, उसको अटैच कीजिए। बाकी वो बाद में डिस्काउंट देंगे। जैसे इस साल मुझे ही 50% वेवर मिल गया है, तो आपको उसमें अपनी कंडीशन को अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको साथ में अटैच करके मेल करना होता है। उसके बाद वो कंसिडर करते हैं चीजों को। या फिर अगर आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसका स्टेटस क्या है, वो अप्रूव हुआ है नहीं हुआ है, क्या बैंक ने क्या मना करने के लिए क्या रीजन दिया है, वो सब आप दीजिए। उसके बाद आप इजिली परस्यू कर सकते हैं। हाँ, ये इसमें जो आप कुछ फी ऐड वेवर करोगे? हाँ, किरोल में आप इसमें कुछ ऐड करोगे? बेसिकली हमारे टाइम में बहुत फी वेवर मिला था, बट हमारे जूनियर्स के टाइम में शायद 50% ही मैक्सिमम कर दिया गया है। पर फिर भी शायद आपको अगर 50% भी नहीं दे पा रहे हो और आपके पास प्रूफ है कि आप मतलब आपका बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है, तो शायद उससे ज्यादा दे सकते हैं, पर उसको प्रूफ करना पड़ेगा वहां पे जाके। मतलब वो लोग बहुत डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे फी वेवर के बारे में। फी ओके, हाँ। वेवर के लिए क्या कोई मिनिमम लाइक इनकम होनी चाहिए, लाइक इतने मिनिमम इतनी इनकम के नीचे वालों को ही फी वेवर मिलेगा? हाँ हाँ, इनकम कैटेगरी मतलब इनकम का क्राइटेरिया होता है। जैसे कितना कि होता है? 8 to 12 lakhs के बीच में अगर इनकम है तो 25% है। वो दो मतलब हमारे साल भी सेम है, और अभी जो लोग एडमिशन लेने वाले हैं उनका भी सेम है। और अगर 8 lakhs के नीचे है तो हमारे टाइम में 50% दिए थे, लेकिन अभी जो आ रहे हैं उनके टाइम में 40% दे रहे हैं। मुझे ये आइडिया नहीं है कि अगर और ज्यादा कम हुआ, मतलब बहुत ही कम अगर इनकम हुआ तो उसमें क्या करेंगे, क्योंकि हमारे सीनियर्स में 90% तक गया है शायद। हाँ, मुझे 95% मिला था तभी, पर अभी वो नहीं मिलेगा। पर आपके पास अगर इनफ प्रूफ है तो शायद शायद मिल सकता है, पर ये श्योर नहीं है। 50% तक आपको मिल जाएगा। ये फी वेवर प्रॉपर कट जाता है या फिर ये बाद में लेके आपके जॉब में से थोड़ा नहीं लेते हैं? नहीं 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 नहीं, नहीं, वो जो डिस्काउंटेड है होता है। जो है जो जितना 50% मतलब 10 lakhs अभी है शायद, तो 5 lakhs हो जाएगा, और आपको लोन भी इजीली मिल जाएगा। हाँ, ये लोग इसमें क्वेश्चन नहीं एक पूछ पा रहे हैं। जैसे कि 50% मान लो कि फीस में कंसेशन मिल गया इन लोगों को, तो जो 50% का जो फीस बचता है, यदि वो ये बैंक से लोन पास कराते हैं तो वही 50% लगेगा ना? हाँ हाँ, वही 50% लगेगा। और ओके। एक बात मैं और ऐड करना चाहता हूँ, जो वेस्ट बंगाल में है वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी यूज कर सकते हैं, तो उसमें और भी बेनिफिट्स है। दादा मैं कुछ पूछना चाह रहा था कि इसके बाद क्या पीएचडी भी कर सकते हैं हम? हाँ, पीएचडी भी कर सकते हो। मतलब सीएमआई वैसे ही रिसर्च ओरिएंटेड यूनिवर्सिटी है, पर अभी डेटा साइंस में सीएमआई में पीएचडी मुझे नहीं पता, शायद हो सकता है बाद में। पर मतलब अगर तुम चाहो कि बाद में रिसर्च करना है तुम्हें डेटा साइंस में, तो यहाँ के बहुत प्रोफेसर्स हैं जिनके पहुंच बाहर वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज और इंडिया की यूनिवर्सिटीज में बहुत ऊपर तक पहुंच है। तो अगर तुम सच में ब्राइट स्टूडेंट हो, अच्छा पढ़ाई की हो और उनके साथ अच्छा रिलेशन है तुम्हारा, तो वो तुम्हें रेफर कर सकते हो और तुम्हें मिल जाएगा, मतलब अगर तुम एलिजिबल हो तो। बट मोस्टली लोग प्लेसमेंट्स के लिए आते हैं डेटा साइंस में। ओके। हमारे कॉलेज में भी कोई प्रोफेसर एनकरेज नहीं करता है कि ये कोर्स करने के बाद उसमें जाए, रिसर्च में जाए। हमारे पिछले बार जब हुआ था ऑनलाइन मीटिंग टाइप का एडमिशन से पहले, तो उसमें वो बोल दिए थे कि अगर पीएचडी करना है तो ये कोर्स मत लो। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर पीएचडी का मन हो तो वो लोग रोक देंगे, लेकिन वो डिस्करेज करते हैं। और इस साल जिसने लाइक कोई अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी से था, जैसे शायद राधिका दीदी थी, तो एक बार ये बता दीजिए कि आपने अपने सेमेस्टर एग्जाम के साथ कैसे मैनेज करा? नहीं नहीं, एक्चुअली मैंने ड्रॉप लिया था। मैंने लास्ट ईयर भी जैम के लिए ऑप्ट किया था, लेकिन उसमें नहीं हुआ था। उसके बाद मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया है, और अभी फाइनली मैं सीएमआई में सिलेक्शन हुई। अगर कोई कर रहा है तो आप क्या बोलोगे, अगर जैसे अर्ली स्टार्ट भी करते हैं तो?
सीएमआई के लिए तो आप प्रेप कर सकते हो, जैम के लिए थोड़ा टफ हो जाता है क्योंकि उसमें ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होते हैं, ज्यादा सिलेबस होता है, ज्यादा डेप्थ में आपको जाना होता है। सीएमआई के लिए आप इजीली तैयारी कर सकते हो क्लास के साथ साथ, क्योंकि बेसिकली 7 से 8 प्रीवियस ईयर है जो आपको करने हैं, और कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आपको फोकस करना है। जो मैंने अभी बताया था ना सिलेबस, 1 बाय 1 आप उसको अप्रोच करके इजीली 3 to 4 मंथ्स में, नॉर्मली 2 मंथ्स इनफ होते हैं, तो आप 4 to 5 मंथ्स ले लीजिए, क्योंकि आप कोर्स के साथ कर रहे हैं, कॉलेज के साथ कर रहे हैं। मैं अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में हूँ, मेरा अभी सेम 3 स्टार्ट होगा आफ्टर द वेकेशंस एंड आई हैव स्टार्टेड अभी से। सो लाइक व्हाट डू यू थिंक अभी से क्या करना चाहिए इफ जैम और सीएमआई पे मेरा फोकस है तो? अगर आपका जैम पे भी फोकस है तो पहले आपको जैम को पूरा टाइम डेडिकेट करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आप उस पर करोगे तो आपकी अप्रोच डेवलप हो जाएगी और बहुत से टॉपिक्स आपके कवर भी हो जाएंगे, जो प्रोबेबिलिटी थ्योरी है या फिर जो डिस्क्रीट मैथ्स के भी कुछ टॉपिक्स हैं वो हो जाएंगे। तो पहले आप जैम को फोकस कीजिए। अगर आपने कोचिंग ज्वाइन की हुई है तो उस पर जो भी चल रहा है आप उसमें रेगुलर रहिए, चाहे आपको कॉलेज को थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़े, लेकिन आप करिए। मतलब क्लासेस रेगुलरली अटेंड कीजिए, प्रैक्टिस सेट्स पे कोई बैकलैग नहीं छोड़िए, और उसके अलावा मॉक टेस्ट सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। उसमें आप डेली की आपकी मिस्टेक्स क्या हुई है वो नोट कीजिए, नेक्स्ट टाइम रिपीट ना हो ये देखिए। फिर एक एक टेस्ट को 2-2 3 बार ही टेस्ट दीजिए। तो पहले जैम पे आप फोकस कीजिए, उसके बाद जैम के बाद जब हो जाएगा उसके बाद आप सीएमआई पे फोकस कर सकते हैं। एंड आपके ड्रॉप ईयर में आपका लाइक स्टडी स्केड्यूल टाइप्स क्या था? आप कितने आवर्स पढ़ते थे, कितना क्लासेस में जाता था टाइम, कितना आप सॉल्विंग करते थे एंड कितना आप देखिए ये सेल्फ तो स्टडी करते थे? पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ऐसे कोई बिल्कुल एग्जैक्ट आइडिया नहीं दे सकता है कि आप इतने घंटे पढ़ेंगे तो आपका कवर हो जाएगा। मैं अपना बताऊं तो मेरा तो मुश्किल, मतलब मेरा टाइम नहीं होता था कि सुबह का टाइम मेरा प्रैक्टिस सेट्स के लिए डेडिकेटेड होता था। पहले मैं सॉल्व करती थी तो फिर मैं उन्हीं को डिस्कस किया करती थी, फिर शाम में मैं टेस्ट दे लिया कभी, या फिर कभी खुद से बुक की रीडिंग कर ली। वो सब स्टार्टिंग फेज में बुक की रीडिंग, बाद में जब टेस्ट होते हैं तो उन्हीं में टाइम चल जाता है उनको एनालाइज करने में या रीटेस्ट देने में। और शाम के टाइम क्लासेस होती थी 9 to 11, तो अगर मैं ओवरऑल लगाऊं तो शायद 11 to 12 आवर्स में रहती थी। मतलब वैसे मेरा फुल टाइम इसी में डेडिकेटेड था, साइड बाय साइड में कुछ नहीं कर रही थी। तो क्योंकि आपका कॉलेज भी है तो आप 5 to 6 आवर्स अगर डेली देते हैं तो मेरे हिसाब से आपका हो जाएगा। ओके, थैंक यू। मेरा क्वेश्चन, जो सीएमआई का डेटा साइंस प्रोग्राम है, इसमें कोर्स स्ट्रक्चर जो है वो कितना टफ रहता है? जैसे मैं मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ तो मेरे को ये स्टैटिस्टिक्स और कोडिंग ज़्यादा आती नहीं है, तो मेरे लिए कितना टफ रहेगा? और प्योर मैथ के कंपेयर में डेटा साइंस कितनी टफ रहती है? तो मैथ्स बैकग्राउंड से हो तो कोई मतलब उतना टफ तो नहीं लगेगा, पर तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। मतलब जो भी प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं अगर उनके हिसाब से तुम फॉलो कर रहे हो तो उतना टफ नहीं है। पर कोई कोई कोर्सेस है जो टफ है, क्योंकि वो तुम्हें लगेगा बाद में हो तो तुम्हें वहाँ पे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो उतना ऐसा टफ नहीं है कि तुम कर ही नहीं पाओगे। मतलब पर प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं, हेल्प करेंगे बहुत, और जो जो स्टूडेंट्स भी आते हैं वो भी बहुत हेल्पफुल होते हैं, हर बैच के ही। तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा कोई भी बैकग्राउंड से हो। लोग इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से आके भी मतलब उतना मैथ्स नहीं आता उनको ज़्यादातर, तो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से भी आके लोग पढ़ते हैं। लेकिन स्टैट्स वालों को एक ये एडवांटेज मिलेगा कि फर्स्ट ही सेमेस्टर में एक स्टैट्स का पेपर है, उसमें ऑलमोस्ट पूरा हमारा बीएससी का स्टैट्स पढ़ा देंगे। सर अच्छे हैं, अगर उनसे क्वेश्चन पूछोगे तो आराम से बता देंगे, लेकिन अपने दोस्तों से भी पूरा आसपास से पूछ के वो पेपर क्लियर कर सकते हो। चलो, तो आई थिंक आपको हर एक क्वेश्चंस का जवाब मिल गया ना? और भी किसी के मन में कोई क्वेश्चन है? मेरे अकॉर्डिंग तो सब कुछ कवर हो गया। किसी ने पीएचडी का भी पूछ ही लिया और उस क्वेश्चंस का भी जवाब मिल गया, तो आई थिंक हो गया। ठीक है। और मेरा भी सजेशन यही है कि यदि आप एक सीट को सिक्योर करते हैं तो दूसरा आपके लिए आसान होता है। ठीक है ना? तो आप मेहनत करो, क्योंकि सीएमआई के लिए मुझे नहीं लगता कि 3 महीने से ज्यादा की जरूरत है, जहां तक मैं सही हूं। तो
और जितने भी ये लोग क्रैक किए, मैक्सिमम जैम स्टूडेंट्स ही होते हैं उसमें। जो भी 65 का रिजल्ट आया है उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम जैम वाले ही हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स वाले हो या फिर स्टैटिस्टिक्स वाले हो, ठीक है ना। तो यदि आप जैम के लिए डेडिकेटेड होते हैं तो यह मेहनत आपको सीएमआई क्रैक करने में काफी हेल्प करेगी। जैम हो गया तो बहुत बेहतर, क्योंकि आपको सीएमआई के लिए तो और ज्यादा वो बूस्ट करेगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, तो क्रैक करना आपके लिए और ज्यादा आसान होगा। अब चूज करना है कि आईआईटी चूज करेगी सीएमआई चूज करे, बेशक पैसा है तो सीएमआई चूज करो, और थोड़ा भी कम, थोड़ा है मैनेज हो सकता है, फिर भी सीएमआई चूज करो, क्योंकि बेहतर प्लेसमेंट है, कोर्स करिकुलम बेहतर है, एक्सपोजर बहुत बेहतर है वहाँ का, और फ्यूचर भी वही है, ठीक है ना। तो सबको तो जिन्होंने इसको मीन्स आपके क्वेश्चंस का जवाब दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स ऑफ लॉट कि आप आए और अपना टाइम निकाले, ठीक है। और चलो ठीक है, और कोई भी क्वेश्चंस होगा तो आप हाँ एक क्वेश्चन और है शायद। हाँ बतला दूं। थैंक यू। जो करंट स्टूडेंट्स हैं उनसे बस ये पूछना था कि अकोमोडेशन का कैसे करा आपने, क्या रहता है उधर चेन्नई में। तो किरण मोए भैया या फिर मनामी दीदी। तो यहाँ पे पीजीज तो है, मतलब मैं खुद पीजी में रहा हूँ, मतलब मेरे को लकी था, मेरे को एक साल हॉस्टल मिला था, उसके बाद एक साल मैं पीजी में रहा हूँ। तो यहाँ पे आसपास बहुत सारे पीजीज है, और सीएमआई का शटल सर्विस भी है, जो कि तुम्हें फ्री में एसी शटल्स होते हैं, वो टाइमिंग्स होते हैं, वो कॉलेज में पहुंचा देंगे। तो पीजीज में भी मतलब फी शेयरिंग 6,000 ऐसा एसी पीजी मिलता है आराम से, विदाउट फूड, और सीएमआई का खाना बहुत अच्छा है। तो सीएमआई में तुम आराम से खा सकते हो 3 टाइम ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर। तो पीजीज बहुत सारे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है पीजीज। दैट मीन्स कि वो जो हमारा कोर्स फी है उसके अलावा ये फिर पीजी का एक्सपेंस होगा हमारा। हाँ वो तो होगा। तुम मतलब पीजीज पीजीज में पर मंथ 6,000 7,000, अगर तुम 3 शेयरिंग में रह रहे हो, और 2 शेयरिंग्स भी है 8,000 9,000। तो वो तो अलग खर्चा है इसके लिए। आप फ्लैट भी ले सकते हैं ग्रुप में, 2 3 4 जैसे भी 2 BHK 3 BHK शेयरिंग में। लेकिन वहाँ थोड़ा इशू ये होता है कि आप वर्किंग होने चाहिए, तो उसके लिए या तो आपने कोई इंटर्नशिप की हो या आप किसी सीनियर के साथ एडजस्ट करना चाहते हैं तो उनका इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं। तो फ्लैट सेटअप भी है वहाँ पे। फ्लैट्स मिलना मुश्किल है वहाँ पे, क्योंकि बैचलर्स को फ्लैट्स नहीं मिलते हैं, ज्यादातर लोग पीजीज में रहते हैं। और कोई कोई लोग जो कि सीनियर्स थे उनके फ्लैट्स लेते हैं, पर वो भी बहुत मुश्किल होते हैं, क्योंकि बैचलर्स को नहीं देते। फ्लैट्स मिलना मुश्किल है, पर पीजीज इजीली मिल जाएंगे, और वो भी अच्छे पीजी। तो भैया क्या वो सीएमआई का मैथ्स डेटा साइंस के लिए वाले बच्चों के लिए अवेलेबल होता है? मेस मतलब खाने का बात करो। यस सर। हाँ, खाना खाना तो अवेलेबल है, और बहुत मतलब खाना बहुत अच्छा है, तुम खा सकते हो। और 63 अभी बढ़ा दिया शायद, 70 पर मील, मुझे पता नहीं। हमारे टाइम में 63 पर मील था। तुम लोगों को कूपन पहले ले लेना पड़ेगा, उसके बाद खाना मिल सकता है वो कूपन दिखा के, या फिर कार्ड का सिस्टम भी है। अलग अलग मील का अलग अलग प्राइस होता है। 63 होता है ब्रेकफास्ट और डिनर का, और 67 होता है लंच का। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा बस एक डाउट था कि आप लोग टास्क मेकिंग में आप लोग अप्रोच कैसे लेते थे? अगर कोई सा न्यू टॉपिक है और वो डिफिकल्ट है तो उसको कैसे अप्रोच करते थे? इस पे मैं तो यही सजेस्ट करूंगी, जो भी आप टॉपिक कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, उसमें आप चाहें तो जितना डेप्थ में जा सकते हैं।
तो आप अगर कोई टॉपिक को चूज करते हैं तो ये नहीं कि उसको ऊपर ऊपर से कर लिया कि ये सिर्फ ये वाला क्वेश्चन बनाना है तो कर लेते हैं। अगर आपने कोई टॉपिक टच कर लिया है तो उसकी डेप्थ में जाइए, एक बार उसको कवर कर लीजिए कि उससे जो भी क्वेश्चन आए एटलीस्ट वो तो आपका बन जाए। तो अगर आप लाइन बाय लाइन फ्लो बाय फ्लो चेन बना के पढ़ेंगे तो आपको कोई टॉपिक डिफिकल्ट लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो है ही नहीं उतना डिफिकल्ट। तो अगर जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, सबसे पहले आप सिलेक्शन सॉर्टिंग वो सब सीखेंगे, उसके बाद आप अलाइक ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना सीखेंगे, फिर आपको वैकेंसी स्पेस भरना सीखेंगे, तो वो फ्लो बन जाता है, वो आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। अगर आप कहीं से बीच में से कोई टॉपिक उठाएंगे, सब टॉपिक उठाएंगे, तो फिर आपको डिफिकल्ट लगेगा। मीन्स आप लोग क्या बोलते हैं, कितने दिन देते ठहरे हैं, कुछ भी हो, कोई सा भी टॉपिक हो? But नहीं ऐसा मतलब कि न्यू टॉपिक्स भी तो आपको नहीं करना होगा ना अलग। मैंने तो मेनली अगर मैं अपना बताऊं तो मैंने फंक्शंस पे दिया था 3-4 दिन का टाइम, अच्छे से फंक्शंस कवर किया था, फिर 3-4 दिन का टाइम अच्छे से पीएनसी को दिया था, और प्रोग्रामिंग को अलग से 3-4 दिन का टाइम दिया था, फिर मैंने लीनियर अलजेब्रा को दिया था, और फिर उसके सबसे लास्ट में मैंने डिस्क्रीट मैथ्स को टाइम दिया था। बाकी तो मैंने प्रीवियस ईयर से ही कवर कर लिया था। तो मेनली यही टॉपिक होते हैं। जैसे मैंने 18 से 24 का पेपर एनालाइज भी किया है, उसमें लीनियर अलजेब्रा की स्ट्रेंथ है 27 मार्क्स, प्रोबेबिलिटी 21 मार्क्स की आती है, डिस्क्रीट मैथ्स 15 का आता है, पीएनसी 14 आता है। तो अगर आप एनालाइज करेंगे आप उसी हिसाब से टाइम दे सकते हैं। जिस टॉपिक से इतना डेप्थ में आता है उतना ही ज्यादा टाइम इस टॉपिक को दीजिए। एंड दीदी आपने एक्स्ट्रा बुक्स भी कुछ Thank you, करी दीदी। थी या फिर आपने लाइक सुप्रीमम के करिकुलम से ही करा था? नहीं, मैंने एक्स्ट्रा बुक कुछ रेफर नहीं की। जैसे लीनियर अलजेब्रा सुप्रीमियम से हो गया था, और प्रोग्रामिंग के लिए मैंने 1-2 वीडियोस देखी थी जिनका लिंक मैंने ड्राइव पे डाल रखा है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। फंक्शंस और पीएनसी के लिए मैंने अनअकैडमी का 1 शॉर्ट वीडियो और जो प्रॉपर फुल फ्लेज कोर्स होता है जो ये एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस किए थे, और उसके अलावा मैंने आईएसआई का जो एमसीक्यू पार्ट होता है वो वाला पार्ट अटेम्प्ट किया था। तो इतना ज्यादा कुछ अलग से बुक पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, आप आराम से पीवाईक्यूज को करके और थोड़ा थोड़ा हर टॉपिक को इंडिविजुअली अटेंशन देके कर सकते हैं। एंड एक और बात पूछना था सबसे ही कि जिसने जेई का प्रिपरेशन नहीं करा है उसके लिए क्या थोड़ा हार्ड होगा क्या? नहीं नहीं, जेई की प्रिपरेशन तो मैंने भी नहीं की थी अपने टाइम पे। सिर्फ अभी आप जैम देने के बाद आप जेई के क्वेश्चन लगा लीजिए उस लेवल के, उतना काफी होता है। अलग से बैठ के कोई तैयारी करने की जरूरत थोड़ी ना होती है। अच्छा, ओके, थैंक यू। हो गया ना? चलो, तो और भी किसी के मन में कोई क्वेश्चन है पूछ लो जी, फिर ऐसा मौका मिलेगा नहीं। ये मुझे पूछना था कि डेटा इंटरप्रिटेशन किस लेवल का प्रिपेयर करना है, क्योंकि कुछ टॉपर्स ने पहले भी बताया कि एक कैट कैट की एक बुक आती है अरुण शर्मा, वहां से फॉलो करना है। तो उस लेवल का मुझे डेटा इंटरप्रिटेशन फॉलो करना है क्या? डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए मैंने कोई वैसे बुक तो नहीं फॉलो की थी, बस पीवाईक्यूज लगाए थे और ऐसे ही ऑनलाइन मैं क्वेश्चंस निकाल लेती थी। कैट लेवल बेसिक लेवल के क्वेश्चंस निकाल लेती थी जिस लेवल के क्वेश्चन आ रखे थे पीवाईक्यू में उसी हिसाब से, और वही सब मैं करके गई थी। और इस साल का जो पेपर था वो बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल पेपर था। मतलब अगर किसी ने पीवाईक्यूज अच्छे से किए हैं तो वो डीआई को बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकता है। कुछ नया कुछ ऐसा था ही नहीं। पाई चार्ट्स वगैरह आपको देख के सॉल्व करना आना चाहिए, बार ग्राफ जो होते हैं वो सब सॉल्व करना आना चाहिए, यही सब इनफ होता है। मतलब बेसिकली डेटा विजुअलाइजेशन जो होता है उतना काफी है। हो गया? और किसी के पास कोई क्वेश्चन है? चलो, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों को जो जॉब कर रहा है वो अपना फ्यूचर और ब्राइट करे और बेहतर करे। जो है
आप